welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about IPSG, that is International Patient Safety Goal. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि IPSG टोटल कितने हैं. तो हमारे पास IPSG टोटल 7 टाइप्स के हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली. Second one is improve effective communication. Third is improve safety of high alert medications. And fourth is ensure safety surgery. Fifth one is reduce risk of health care associated infection. Or sixth one is reduce risk of patient harm resulting from fall. And last one is reduce patient harm associated with clinical alarm system. So ये हमने एनलिस्ट कर लिया कि हमारे पास टोटल 7 IPSG हैं और वो कौन कौन से होते हैं. सो वन बाय वन इन डिटेल अब डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास आता है जो आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली. हमें इसमें क्या करना है, हमें एंश्योर करना है कि जो हमारा पेशेंट है उसकी सेफ्टी और जो हम उसको हेल्थ केयर डिलीवर करने वाले हैं वो करेक्ट पेशेंट के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं. मतलब जो उसके डायग्नोज है और उसका जो नाम है, नाम डायग्नोज के अकॉर्डिंग हम उसको वो केयर प्रोवाइड करेंगे. सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है प्रायर टू एनी प्रोसीजर टू आइडेंटिफायर्स टू बी चेक्ड. कि कोई भी प्रोसीजर से पहले हमें कोई 2 आइडेंटिफायर्स को क्या करना है, चेक करना है. इंक्लूड फुल नेम ऑफ द पेशेंट, कि जो पेशेंट का फुल नेम है जिसमें हमने फाइल लिखी है वो. और सेकंड वन इज मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, जैसे IP नंबर हो गया. ठीक है. मेडिकल रिकॉर्ड नंबर हो गया. वो चीज हमें चेक करनी है क्योंकि पर्टिकुलर पेशेंट के फाइल नंबर एक ही होता है तो वो कभी सेम नहीं हो सकता. बाई चांस किसी का नेम सेम है तो हम IP नंबर या मेडिकल रिकॉर्ड नंबर के थ्रू उसको चेक करते हैं. तो हमें क्या करना है सबसे पहले पॉइंट में कि हमें कोई भी प्रोसीजर से पहले पेशेंट के 2 आइडेंटिफायर्स को चेक करना होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन बैंड इंक्लूड्स. अब पेशेंट है, पेशेंट के पास आइडेंटिफिकेशन बैंड होते हैं. बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स जो होते हैं वहां पे आइडेंटिफिकेशन बैंड दिए जाते हैं. ठीक है. सो उस बैंड के ऊपर क्या क्या लिखना होता है हमने, पेशेंट का फुल नेम. ठीक है. पेरेंट्स का नाम पेशेंट के, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अप्रोक्स एज उस पेशेंट की क्या है, उसका जेंडर और वार्ड नंबर. ठीक है. सो ये सारी जो डिटेल्स थी ये आइडेंटिफिकेशन बैंड के ऊपर आती है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन बैंड सीक्वेंस प्रेफरेबली. अब जो हमने सीक्वेंस बताया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्रेफरेंस हम देते हैं. सबसे पहले हमारे प्रेफरेंस होता है कि जो हमारा ये आइडेंटिफिकेशन बैंड है ये हमारे पेशेंट की राइट हैंड की रिस्ट पे होगा. ठीक है. सेकेंड प्रेफरेंस, अगर कोई पेशेंट डिसेबल है जिसके राइट हैंड नहीं है सो हम उसकी जो लेफ्ट रिस्ट होती है इस वाली चीज को यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बैंड करेंगे. ठीक है. तो सेकेंड प्रेफरेंस हमारी लेफ्ट रिस्ट होती है. थर्ड प्रेफरेंस हमारी होती है एंकल. अगर कोई दोनों किसी के हाथ नहीं होते, दोनों हैंड से डिसेबल पर्सन है सो हम उसके एंकल पे किसी भी साइड पे जो आइडेंटिफिकेशन बैंड है वो टाई कर सकते हैं. ठीक है. सो ये था कैसे हमने पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, हमारा IPSG 1. ठीक है. अब हम बात करेंगे IPSG 2 के बारे में. सो ये क्या होता है, इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हमने क्या करना है, हमारा कम्युनिकेशन का जो वे है उसे इम्प्रूव करना है, इफेक्टिव बनाना होता है इसमें. ठीक है. सो जो हमारे मेडिकल स्टाफ होते हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी के लिए इंश्योर किए जाते हैं या मैंडेटरी होते हैं, उनके साथ हमें अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स सेट करने होते हैं और एक अच्छी कम्युनिकेशंस मेंटेन करके रखनी होती है. सो इसके अंदर यही है कि अमंग्स्ट मेडिकल स्टाफ इज मैंडेटरी फॉर इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी एंड मस्ट बी अप्रोप्रिएट एज पर पैरामीटर सेट अंडर IPSG 2. कि जो IPSG 2 के अंदर पैरामीटर सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए और पेशेंट को इंश्योर करना है कि जो उसके मेडिकल स्टाफ है वो उसका जो काम है वो मैंडेटरी है. ठीक है. सो ये जरूरी है कि जो भी मेडिकल स्टाफ है उसके साथ क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए. So awareness as well as documentation of patient transfer checklist hands off from is mandatory for both doctor and nurses during patient handover. अब देखो अवेयरनेस होनी चाहिए एक तो डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कि पेशेंट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब कि किसी वार्ड से दूसरे वार्ड पे या किसी डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे हम उसे रेफर कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं. तो एक चेकलिस्ट या हैंड ऑफ
फॉर्म आता है, हमने क्या करना होता है उसके ऊपर डिटेल्स जो होती है इंपॉर्टेंट फिल करनी होती है। तो ये जो फॉर्म है ये डॉक्टर और नर्सेज दोनों के लिए मैंडेटरी होता है कि उसने ये फॉर्म फिल करना ही करना है जब भी पेशेंट को ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एब्सेंस ऑफ इमरजेंसी ओनली रिटन ऑर्डर्स नीड टू बी टेकन ड्यूरिंग पेशेंट हैंड ओवर इंस्टेड ऑफ वर्बल ऑर्डर्स। अब देखो कोई भी मतलब इमरजेंसी नहीं है, अगर विदाउट इमरजेंसी एब्सेंस ऑफ इमरजेंसी है तो हमें क्या करना है कि किसी भी पेशेंट को अगर हमने हैंड ओवर करना है तो हमें उस पेशेंट के रिगार्डिंग रिटन ऑर्डर्स होने चाहिए, मतलब लिखे हुए ऑर्डर्स हमारे पास होने चाहिए, तभी हम उस पेशेंट को हमारे वार्ड में लेंगे, अदरवाइज हम उन्हें एंट्री नहीं लेंगे। तो जब भी हमें किसी पेशेंट को हैंड ओवर करना है तो हमारे पास रिटन ऑर्डर्स होने चाहिए, किसी के भी वर्बली ऑर्डर्स पे हमने नहीं चलना जब तक वो कंडीशन इमरजेंसी नहीं हो। ठीक है, सो विद एब्सेंस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन में हमें रिटन ऑर्डर्स चाहिए होते हैं हैंड ओवर करने के लिए पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्बल ऑर्डर्स आर अ मस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में है तो हम वहां पे वर्बल ऑर्डर्स ले लेते हैं, वहां पे वर्बली हम काम कर लेते हैं वर्बल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है द रीड बैक एंड रिपीट बैक पॉलिसी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड after taking verbal orders from doctors for ensuring confirmation of accurate communication। अब देखो रीड बैक और रिपीट बैक, मतलब अगर किसी डॉक्टर ने हमें कुछ लिख के दिया है तो हम उस लिखे हुए को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमें उन्होंने कुछ बोला है तो हम उस बोले हुए को रिपीट करेंगे। और हम ये पॉलिसी जो होती है रीड बैक और रिपीट बैक ये इसलिए होती है ताकि हमसे कोई गलती ना हो सके, हम इंश्योर कर देते हैं, कंफर्म करते हैं कि हमें डॉक्टर ने हमें क्या ऑर्डर्स दिए थे वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। तो हम वो एक्यूरेट कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए ये रिपीट करके कंफर्म करते हैं कि हमने जो सुना है या हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, सही सुना है, इसलिए। ठीक है, सो जो की फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं लैंग्वेज असिस्टेंट। अब किसी की अगर लैंग्वेज डिफरेंट होती है तो लैंग्वेज असिस्टेंट हमें चाहिए होता है, कल्चर नॉलेज होने चाहिए नर्स को। ठीक है, क्लियर और सिंपल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कुछ ज्यादा टफ वर्ड्स का यूज नहीं करना होता है जो समझ में ना आए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है रिटन मटेरियल। अगर रिटन मटेरियल तो मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है जो सारे समझ सके। मोस्टली हम इंग्लिश प्रेफर करते हैं। ठीक है, रिटन मटेरियल के लिए। और हेल्थ लिटरेसी सपोर्ट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होने चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, पेशेंट एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ की फैक्टर्स जो कि हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब बैरियर्स आता है जिसके कारण हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं हो पाती, इफेक्टिव नहीं हो पाती। सो वो बैरियर्स क्या होता है, देखो एक तो लैक ऑफ अटेंशन हो गई कि पेशेंट की तरफ से हमें अटेंशन नहीं मिल रही है, नर्स जो है वो टेंशन नहीं दे रही है, इसलिए लैक ऑफ अटेंशन के कारण क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पा रही है। ठीक है, यूज ऑफ जार्गन। जार्गन क्या होता है, जो मेडिकल टर्म्स के वर्ड्स होते हैं, अगर नर्स वो वर्ड्स का यूज करती है तो सामने वाले पेशेंट का अगर लिटरेसी रेट नहीं है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो टर्म्स समझ नहीं पाएगा। तो यूज ऑफ जार्गन के कारण क्या हो रहा है, पेशेंट और नर्स के बीच में कम्युनिकेशन के बीच में क्या आ रहा है, बैरियर आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट इज आता है लैंग्वेज डिफरेंस। अगर सपोज हमारे पास पेशेंट जो है वो किसी और लैंग्वेज को समझता है और हम उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उस पेशेंट को सिर्फ हिंदी समझ में आता है और हम उससे इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज डिफरेंस आ जाएगा, वो पर्सन समझ ही नहीं पाएगा कि सामने वाला उसे क्या समझाना चाह रहा है, क्या बोल रहा है। सो लैंग्वेज डिफरेंस भी क्या करती है, बैरियर बीच में ऐड करती है। ठीक है, कम्युनिकेशन में अच्छे से नहीं हो पाती है, बैरियर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस परसेप्शन। अब देखो कि सामने वाले की परसेप्शन एबिलिटी अलग होती है और जो बोलने वाला होता है उसकी परसेप्शन एबिलिटी अलग होती है। सपोज मैं कुछ बात बोल रही हूँ तो मेरी जो परसेप्शन एबिलिटी है वो अलग है और जो मैं बात उसे समझाना चाह रही है वो उससे उल्ट समझ ले, मतलब जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो नहीं समझ रहा है, वो कुछ और समझ रहा है, उस चीज को कुछ और परसीव कर रहा है। तो डिफरेंट परसेप्शन के कारण भी कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है फिजिकल डिसेबिलिटी। अब फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर जैसे सपोज कोई पर्सन है वो बोल नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है तो हमें वहां पे हैंड गेस्टर्स यूज करने चाहिए इंस्टेड ऑफ अगर हम उसे वर्बली समझा रहे हैं। ठीक है, अगर वो पर्सन देख सकता है तो हम बोल नहीं सकता, सुन सकता है और देख सकता है तो हम उसे रिटन पैड्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो लिख कर हमें अपनी कम्युनिकेशन बता सके। सो ये फिजिकल डिसेबिलिटी भी क्या करती है, बैरियर प्रोवाइड करती है। इनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, रिटन पैड्स और हैंड गेस्टर्स का यूज करके। सो ये था हमारे पास सेकेंड IPSG, दैट इज इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
मेडिकेशन। अब हम बात करते हैं IPSG थर्ड के बारे में। सो ये हमारे पास आता है इम्प्रूव सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशंस। हाई अलर्ट मेडिकेशंस को HAMS भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमारी जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव करनी है हाई अलर्ट मेडिकेशंस के रिगार्डिंग। सो हम इसमें क्या करते हैं, हम प्रिवेंट करते हैं मेडिकेशन एरर्स और पेशेंट की वेलबींग को इंश्योर करते हैं। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं कि मेडिकेशंस का एरर ना हो, ठीक है। जो हाई अलर्ट मेडिकेशंस होते हैं उसमें कोई एरर ना हो जाए, पेशेंट जो है वो ठीक रहे, ठीक है। सो स्टीयरिंग एंड मेंटेनिंग रेगुलेशंस फॉर दी HAM। हम क्या करते हैं, हम इसमें स्टोर करना जो होता है या उनको मेंटेन करना जो होता है उसको रेगुलेट करके रखते हैं, अच्छे से मैनेज करके रखते हैं हाई अलर्ट मेडिकेशंस को, ठीक है। सो ऑल हाई अलर्ट मेडिकेशंस मस्ट बी स्टोर्ड, लेबल्ड एंड कलर कोडेड अप्रोप्रिएटली एज पर दी रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल। इसकी रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। सो जो कलर कोड हमने डिसाइड कर रखा होता है हाई अलर्ट मेडिकेशंस के लिए, उस कलर कोड के अकॉर्डिंग और उसकी जो स्टोरेज स्पेस होती है उस स्टोरेज स्पेस में लेबल करके कलर कोड के अकॉर्डिंग हमने उसको जो हाई अलर्ट मेडिकेशंस को है उसे स्टोर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लुक अलाइक साउंड अलाइक। इसे हम LAS भी बोलते हैं। तो जो सेम दिखती है और सेम सुनती है, मतलब जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है ऑलमोस्ट, वो जो ड्रग्स होती हैं उसे हमने क्या करना होता है, अच्छे से लेबल करके और कलर कोड करके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग स्टोर करना होता है। मतलब लुक अलाइक को एक साइड पे, साउंड अलाइक को एक साइड पे, और उनका कुछ कलर कोड होता है रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। उस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो कलर कोड है वो उसे देख के लेबल करके हमने उसे स्टोर करना होता है ताकि हमारी तरफ से कोई एरर ना हो, ठीक है। Segregation of near expiry drugs must be done timely, carefully and consistently। अब क्या चीज बोली गई, सेग्रीगेशन क्या होता है, सेपरेट आउट करना, उसे अलग कर देना, डिस्पोज ऑफ करना। सो जो भी एक्सपायरी ड्रग्स होती हैं या एक्सपायरी ड्रग्स के आसपास लग रही होती है, हम उसे सेपरेट या डिस्कार्ड कर देते हैं एक्सपायरी ड्रग्स को टाइमली, और हमें केयरफुली उसको मतलब कि ड्रग को सेग्रीगेट करना होता है और कंसिस्टेंटली करना होता है। मतलब कुछ कुछ टाइम बाद हमें देखते रहना होता है और उसको सेग्रीगेट करना होता है, ठीक है। अ डबल वेरिफिकेशन मस्ट बी डन बिफोर हाई अलर्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, कोई भी अगर हमें ऑर्डर है, प्रेस्क्रिप्शन है पेशेंट के पास कि उसे हमने हाई अलर्ट ड्रग देनी है, तो हमारा क्या काम होता है कि हमने उस हाई अलर्ट ड्रग को डबल वेरीफाई करना है ताकि हम साउंड अलाइक या फिर लुक अलाइक ड्रग से कंफ्यूज होकर कोई गलत ड्रग पेशेंट को ना दे दे। इसलिए हम डबल वेरीफाई करते हैं उस हाई अलर्ट ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले, ठीक है। सो ये था हमारा IPSG 3। सो आई होप आपको समझ आए होंगे। बाकी के जो हमारे बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।